स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर फिर से एक बार स्वागत करता हूं नकल की न बात की खबर आज की, जहां मिलता है आपको 10 मिनट में 10 बड़ी खबरें। और ये सभी खबरें संबंधित होती हैं आपके करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहां से देखें, कैसे देखें और कैसी उसकी तैयारी करें। इसी के लिए महिंद्रास आपके लिए लेकर के आया है खबर आज की का प्रीमियम शो, जो डेली आपको 10 PM पर मिलती है इसी YouTube चैनल पर। तो अगर पहली बार आप इस सेशन को देख रहे हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतना बेहतर सेशन जहां पर करंट अफेयर को जनरल अवेयरनेस और जीएस से कोरिलेट करके आपको एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज भी दी जाती है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बनाता है आपके लिए इस सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से न्यूज आज प्रमुख रूप से हेडलाइन में रहे और जो आपकी करंट अफेयर की नोट्स में ऐड होने चाहिए। आज की पहली खबर है हमारी पराक्रम दिवस पर। 2025 पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जा रहा है। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख रूप से योगदान रहा है। सुभाष चंद्र बोस न सिर्फ आईएनए एस्टैब्लिश करने और उसको आगे बढ़ाने में प्रमुख रूप से योगदान रखते हैं, बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत की आजादी से पहले भारत के आजादी की घोषणा करने वाले ये प्रमुख रूप से लीडर रहे हैं। और कहते हैं आजादी से पहले यह भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक किताब भी लिखी हुई है और त्रिपुरा के साथ साथ 1938 और 39 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाद में विवाद होने के बाद 1940 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो पराक्रम दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और लगातार सरकार हर साल 23 जनवरी को एक बड़ा सेलिब्रेशन करती है और सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को मनाती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसा यह नारा उस वक्त एक आसान नारा नहीं, बल्कि लोगों की आत्मा में एक नया संचार और चेतना भर देने वाला था, जिसमें दिल्ली चलो का नारा लोग बहुत प्रमुख रूप से लगाते थे, जहां मणिपुर के इम्फाल तक इनकी सेना पहुंच चुकी थी। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हार जाने की वजह से ये सेना जो जापान के समर्थन से चल रही थी वापस हो जाती है उस बॉर्डर से। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज भी हमारी सुभाष चंद्र बोस से ही संबंधित है, लेकिन यह सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ही आपदा प्रबंधन से संबंधित पुरस्कार दिया जाता है भारत में। इस बार INCOIS को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। बात करें इस संस्था की तो हैदराबाद में एस्टैब्लिश है यह संस्था। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इसका पूरा नाम है, हैदराबाद में अवस्थित है और इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि यह समुद्र क्षेत्र की निगरानी करने और रियल टाइम नेविगेशन के साथ साथ मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करके तटीय क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान करता है और उनको पूर्व सूचनाएं प्रदान करके किसी भी असाधारण स्थिति से बचने में मदद करता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इसकी असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए इस वर्ष का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जिसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही यह भारत का एक स्वायत्त संगठन है जो हैदराबाद में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1998 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत की गई थी, जो स्वायत्त रूप से अपना काम करता है और नेविगेशन के साथ साथ यह समुद्री क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में योगदान देता है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी कर्नाटक में एक दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज की गई है, जो कि भगवान बुद्ध से संबंधित एक प्रमुख मूर्ति है। कहा जा रहा है कि यह बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित उमा महेश्वर पंथ है, उनसे संबंधित यह मूर्ति पाई गई है, जो कि शैव रूप में दिखाई जाती है, भगवान शिव को समर्पित है। कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुका के अजीरी गांव में तंगुजे में एक ऐतिहासिक धातु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे उमा महेश्वर की मूर्ति कही जा रही है। यह जटिल मूर्ति 17वीं शताब्दी की बताई जा रही है, लेकिन इसकी बनावट इसे 12वीं शताब्दी के बारे में भी
बनी हुई इंगित करती है। अगली न्यूज हमारी है प्रमुख रूप से प्रयागराज महाकुंभ से संबंधित। हालांकि 2024 में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान एक कार्यक्रम चलाया गया था, पदयात्रा थी जिसको 2024 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इस बार महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश का न्याय विभाग हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान की इस कार्यक्रम को आज आयोजित कर रहा है। महाकुंभ 144 वर्षों के बाद यह आयोजन हो रहा है, जो एक महाकुंभ में परिवर्तित हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 प्रमुख नदियों पर अर्धकुंभ और महाकुंभ आयोजित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नासिक में होता है, हरिद्वार में होता है, इसके अलावा उज्जैन में और प्रयागराज में आयोजित होते हैं। इस बार जो महाकुंभ आयोजित हो रहा है, 12 वर्षों के बाद ये महाकुंभ आते हैं और इस बार प्रयागराज यानी यमुना, सरस्वती और गंगा के संगम स्थल पर यह महान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही महाकुंभ के बारे में यह भी आपको जानना होगा, यह कि इंटेंजिबल साइट्स है, यूनेस्को का इंटेंजिबल रूप से इसको माना जाता है। ये अमूर्त विरासत है, हेरिटेज है भारत की, जो 2017 में यूनेस्को के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हुई है। इस अभियान की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य भारत के संविधान और नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान चलाया जाता है और 2024 से चलाया जा रहा है। इस बार महाकुंभ में उत्तर प्रदेश का न्याय विभाग इस आयोजन को आज कर रहा है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ग्रीन बैंक के लिए अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की है। आप सोच रहे होंगे ये इंटरनेशनल न्यूज है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार बता रही है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित ग्रीन बैंक होगा, जिसका पैसों का इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी सेक्टर में किया जाएगा। क्योंकि तेजी से बढ़ते क्लाइमेट कंडीशन की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से दुनिया के कोस्टल रीजन काफी खतरे में है और कई सारे ट्रॉपिकल वन, ओशन के इन्वायरमेंट और ह्यूमन के लिए यह बढ़ता हुआ जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग एक समस्या खड़ी कर रहा है, जहां तेजी से अत्यधिक चरम सीमाओं पर पहुंचने वाली मौसमी घटनाएं देखी जा रही हैं। कहीं जलते हुए आग की घटनाएं, जंगल की आग, कहीं समुद्र स्थल का बढ़ता हुआ स्तर, जिसकी वजह से कई सारे द्वीपों को डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ जो हमारे पोलर रीजन है, वहां के बड़े बड़े ग्लेशियर लगातार गलते जा रहे हैं, क्योंकि समुद्र का पानी तेज वायुमंडल के गर्म होने की वजह से पिघलता जा रहा है। इसके साथ ही अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है एमएसपी से संबंधित मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कच्चे जूट के लिए सरकार ने आज एमएसपी में घोषणा की है, उसमें बढ़ोतरी की है। लगभग 6% का बढ़ोतरी किया गया है। 5,650 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगा अब कच्चा जूट, जो पीएम ने कहा है कि लाखों किसानों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत में जूट की कृषि सबसे प्रमुख रूप से की जाती है। और इसका एमएसपी की घोषणा करने की बात की जाए तो सीएसीपी एक आयोग है जो एमएसपी का रिकमेंडेशन करता है लगभग 23 से 24 फसलों के लिए, और फिर सरकार उस सिफारिश को मान करके मेनली मान ही लेती है, इनकार नहीं करती। उन सिफारिशों के आधार पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को घोषित किया जाता है। ये वो प्राइस है जिससे कम कीमत पर बाजार में ये वस्तुएं नहीं बेची जाएंगी। अगर बाजार ये वस्तु नहीं खरीद रहा है तो सरकार इसको इसी प्राइस पर खरीदती है किसानों से, ताकि उनको किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो और फसल को उपजाने का पर्याप्त लाभ उनको मिल सके। जूट के उत्पादन की अगर बात की जाए तो जूट उत्पादन में लगभग 82% जो जूट किसान है वह पश्चिम बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा जूट की खेती करता है, जबकि शेष असम और बिहार में जूट उत्पादन 99% के अकॉर्डिंग है। ऐसे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जूट का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को यानी कल के दिन इसकी घोषणा की थी, जिसके बारे में आज भी न्यूज आई है आपकी कि 3 वर्षों की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ लगभग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो चलाया जा रहा है उसको अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी मिल गई है। आज कैबिनेट की मीटिंग में भी इसका फैसला कर दिया गया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के रूप में पहली बार 2005 में इसे शुरू किया गया था, इस योजना को, जो कई बार बढ़ाया जा चुका है। बात करें इस योजना की तो यह योजना भारत में प्रमुख रूप से चलाई जाती है ग्रामीण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और पूरे राष्ट्र में स्वास्थ्य स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए। तो 5 वर्षों के लिए इस योजना को फिर से बढ़ा दिया गया है। अगली न्यूज है, हमारी भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वह रिकॉर्ड है भारत के वोटर्स की संख्या। लगभग 99.1 करोड़ लोग भारत में मतदाता हो गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, जहां इतनी बड़ी संख्या में मतदाता वोटर्स अवेलेबल हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय चुनाव आयोग ने यह भी बताया है कि भारत ने जो यह रिकॉर्ड प्राप्त किया है वह पिछले साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त 96.88 करोड़ लोग मतदाता थे, जबकि अब नए आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.1 करोड़ भारतीय मतदाता हो चुके हैं। इसके साथ ही भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में युवा और लैंगिक रूप से भी कुछ रिपोर्ट दिए हैं, जिसमें 18 से 29 आयु वर्ग के लगभग 21.7 करोड़ युवा मतदाता हैं। मतदाताओं में लैंगिक अनुपात में भी सुधार देखा गया है। 2024 में जहां 1000 पुरुषों पर 948 महिलाएं वोटर्स थी, वहीं अब 2025 में लगभग 954 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर वोटर बन चुकी हैं। ऐसे में लगातार लैंगिक अंतराल को भी खत्म किया जा रहा है और भारत में बढ़ते वोटर्स की संख्या अच्छा प्रदर्शित करती है कि हम अच्छे लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये आंकड़े एक्चुअल रूप में किसी भी इलेक्शन में या फिर आम चुनाव लोकसभा में 100% पहुंच जाएं तो हमारे लिए और बेहतर होगा और हम दुनिया के लिए एक नया मिसाल बन सकेंगे कि हमारे जितने भी वोटर्स हैं वो सभी वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि आज की ये जो न्यूज है, ये न्यूज आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार आपके अवार्ड के सेशन भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माइकल क्लार्क को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि क्रिकेट के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। तो पुरस्कारों से संबंधित न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, इस पर आप अपनी नजर बनाकर रखिए। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है, हमारी खेलो इंडिया सीजन की शुरुआत हो चुकी है। आज लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है और इसका शुभारंभ किया जा चुका है। ऐसे में आपको हम बता दें कि राज्यों के अनुशासित और संस्थागत संगठनों वाली 19 टीमों के बीच 5 दिनों तक स्पर्धा चलेगी। आइस हॉकी और आइस स्केटिंग में प्रतिस्पर्धा करेंगे और यह खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का पहला संस्करण होगा। दूसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाला है। तो आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, तो मैंने कहा कि आपको ये न्यूज मिलनी चाहिए क्योंकि कौन से गेम्स कहां पर आयोजित हुए हैं और उसमें कौन सी टीम को सफलता मिली है। ये अक्सर गेम्स रिलेटेड एमसीक्यू हमारे लिए न सिर्फ टेस्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट होते हैं बल्कि साथ ही साथ हमारे मेन एग्जामिनेशन में भी खेल से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। ऐसे में आज के इस समाचार में यही तक। उम्मीद है आज के इस सेशन में जितने भी पॉइंट्स पर हमने डिस्कशन किया और जो भी हेडिंग्स हमने डिस्क्राइब किए उस पर आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। और अगर पहली बार ये सेशन आप देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे सेशन आपसे छूटने नहीं चाहिए। आपको लाइव ये सेशन देखते रहना चाहिए क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर ले जाता है और उसमें करंट अफेयर का पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इजाजत दीजिए, देखते रहिए खबर आज की का यह प्रीमियम शो हर रात 10 PM पर। जय हिंद।